नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। साल 2021 की ये अंतिम बैठक है और इसमें मंत्रालयों के लिए कामकाज की समीक्षा होगी। साथ ही नए साल के लिए नए टारगेट भी तय हो सकते हैं। बैठक में ओमिक्रॉन के हालात पर भी होगी चर्चा। बैठक पर लेटेस्ट अपडेट लेकर मौजूद हैं ET 9 स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, आमतौर पर कहा जाता है कि जब ये मीटिंग्स होती हैं तो नरेंद्र मोदी काफ़ी सख्त रहते हैं टारगेट्स को लेकर कि वो मीट हुए हैं या आगे के जो टारगेट्स बन रहे हैं उसको लेकर। क्या खबर आ रही है इस बार, किस तरीके की मीटिंग हो सकती है ये? देखिए, बैठक चल रही है, 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने की वजह से कोरोना के तीसरी लहर की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये बैठक काफ़ी अहम है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आखिरी बैठक है 2021 में, लिहाजा इस बात की तो समीक्षा होगी ही होगी कि एक साल के दौरान किस मंत्रालय में किस तरह के काम हुए, कौन कौन से ऐसे टारगेट्स है जिसको पूरा नहीं किया गया, 2022 की प्राथमिकताएं क्या हो सकती है वो प्रधानमंत्री तय कर सकते हैं और मंत्रालयों को किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है इसको लेकर एक एजेंडा जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हैं और कोरोना के जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें मंत्रालयों की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरीके से सरकार यहां से आगे बढ़ेगी, ये भी एक मसला है जिस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो विकास योजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंड मैनर में पूरा करना है, किस मंत्रालय का काम कितना बाकी है, किसके पास एक्सपेंडिचर की कमी है, किसको कितने पैसे की ज़रूरत है, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसकी समीक्षा होती है। और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि साल के आखिर में ये बैठक हो रही है और इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य भी शामिल है जहां पर विकास परियोजनाओं की लगातार घोषणाएं हो रही हैं। तो ऐसे में ये बैठक अहम है। कुछ देर बाद बैठक खत्म होगी, हम उसके बाद आपको कुछ और जानकारियां देंगे कि इस बैठक में क्या क्या दिशा निर्देश मंत्रालयों को और मंत्रियों को दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये जानकारी देने के लिए। और प्रकाश हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, आगे जो भी जानकारी आती है उसके साथ भी। अब बात कर लेते हैं बैंकों की सेहत को लेकर। रिजर्व बैंक ने अपनी नई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। क्या है इस रिपोर्ट में, जानने के लिए चलते हैं अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, क्या वो बड़ी बातें हैं जो कि पिछले साल, जो अब जाने वाला साल है उसमें, और आगे आने वाले साल को लेकर RBI ने यहाँ पर लिखी हैं? जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो रिपोर्ट है साल में 2 बार आती है RBI की तरफ से, ये बताने के लिए कि इस समय बैंकों का NPA कैसा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसा है और साथ ही साथ वो एक स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं ये जानने के लिए कि अगले साल का सिनेरियो कैसे होगा। तो इसी तरीके से इस बार जो प्रोजेक्शंस आए हैं उसके मुताबिक जो बैंकों के ग्रॉस NPAs हैं जो बेसलाइन सिनेरियो में 8.1% तक बढ़ सकते हैं। जो अभी बैंकों के NPA हैं सितंबर 2021 तक वो 6.9% है और RBI का अनुमान है कि बेसलाइन सिनेरियो में ये बढ़ेंगे 8.1% तक। अगर मीडियम स्ट्रेस रहा तो 8.7% तक और सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो में ये 9.5% तक बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसका अनुमान ये है कि बेसलाइन सिनेरियो में ये 15.4% तक घट सकता है। अभी जो CRAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 16.3% है। इसी तरीके से अगर मीडियम स्ट्रेस रहा तो ये गिरावट 14.7% तक हो जाएगी सितंबर 2022 तक और सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो में 13.8% तक बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गिर सकता है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कि जो MSMEs हैं वहां पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस इमर्ज हो सकता है और साथ ही साथ रिटेल क्रेडिट में भी हेडविंड्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ। नए साल पर कैंसर की दवाओं पर GST 13% घट जाएगी। अब तक ये 18% थी, अब घटकर 5% हो जाएगी। 1 जनवरी से कैंसर की दवा समेत करीब 24 आइटम पर GST की नई दरें लागू हो जाएंगी। GST दरों में बदलाव का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। फोर्टिफाइड राइस और बायोडीजल पर भी GST 18% से घटकर 5% रह जाएगा। लेकिन आयरन,
कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक और पर जीएसटी 5% से बढ़कर 18% लगने लगेगा। जिन दूसरी चीज़ों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% किया गया है उनमें पैकेजिंग मटेरियल, पेपर, पेन, रेलवे लोकोमोटिव पार्ट और प्लास्टिक स्क्रैप शामिल है। जीएसटी दरों में यह बदलाव का फैसला सितंबर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था। नए साल से पहले झारखंड सरकार ने बाइक चलाने वालों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने दुपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की राहत देने का ऐलान किया है। ये राहत 26 जनवरी से लागू होगी। हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब मजदूर मध्य वर्गीय लोग इनको आप 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त से लेने इसको हमने लिया और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना चाह रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों की। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 781 पर पहुंच गए हैं। इनमें 241 रिकवर भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में दिल्ली ओमिक्रॉन केसों पर सबसे टॉप पे पहुंच गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 238 मामले दर्ज हैं। वहीं महाराष्ट्र में 167 के साथ दूसरे और गुजरात में 73 केसों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है। केरल में 65, वहीं तेलंगाना में अब तक 62 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,195 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसों की तादाद 70,000 को अब पार कर गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन केसेस बढ़कर 167 पहुंच गए हैं। हालांकि इनमें से 90 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज सीरियस नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की चिंता कोविड के बढ़ते मामलों ने बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में 2000 और मुंबई में केवल 1300 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। 1-2 दिन में ये बैठक होगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अगर इसी तरह कोविड पॉजिटिव मामले बढ़ते रहे तो नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ये सुन लेते हैं। रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। और इसमें हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई का सोचेंगे तो मुंबई में 51,000 टेस्टिंग रोज हो रही है। तो 51,000 में 20 दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे, लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा। तो 2200 के दरमियान अगर कल का आंकड़ा रहेगा, जिसका अंदेशा हम आज कर सकते हैं कि भाई कल का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन 8 केसेस डबल हो रहे हैं और ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। और मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अभी 4% हो गया है। तो 5% तक अगर पॉजिटिविटी रेट जाता है तो हम जब सेकेंड वेव में थे तब ऐसा ही कुछ 7-8-10% का पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन 5 के आगे का पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग होता है। तो हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमारे साथ इस बारे में और बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य शशांक जोशी जुड़ गए हैं। शशांक सर, हमने अभी राजेश टोपे को सुना, हेल्थ मिनिस्टर को। वो कह रहे हैं 2200 केसेस
आने वाले हैं आज या कल में मुंबई में, और अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए नहीं गए हैं। कई लोग कह रहे हैं क्या हम थोड़ी देरी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि दिल्ली को अगर आप देखें तो दूसरी और वहाँ भी 1% के आसपास ही पॉजिटिविटी रेट है, हम 4% पहुँच गए। क्या हम थोड़ा देरी कर रहे हैं आपके हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगाने में? रिस्ट्रिक्शंस तो ऑलरेडी प्लेस में हैं। अभी आज कल 1300 मामले आए थे मुंबई में, अभी ऑलमोस्ट 2000 मामले आए आज, 2000 के ऊपर। और क्लियरली जो तीसरी लहर है वो मुंबई में तो चालू हो चुकी है, क्योंकि जो डबलिंग रेट है वो 4 हो गया है, 4 दिन में डबल हुए, और एक दिन में ही 1300 मरीजों से अभी 2400 के ऊपर मरीज आ चुके हैं आज। तो डबलिंग बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है, और माइल्ड डिसीज है, अस्पताल बिल्कुल फुल नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि ये ओमाइक्रॉन के सब केसेस बम्बई में आ रहे हैं। तो बम्बई में तो तीसरी लहर चालू हो चुकी है, और ऑलरेडी निर्बंध लगाए गए हैं, जैसे शादियों में 250 के ऊपर बाहर नहीं लोग होने चाहिए, इंडोर्स में 100 के ऊपर नहीं होने चाहिए, 50% सीटिंग कैपेसिटी है सब जगह। तो काफी हद तक निर्बंध ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो और लोगों को अभी डबल मास्क करना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव करना चाहिए। वो यदि नहीं सुनते हैं तो उसका कुछ भी नहीं करके सर सकते हैं। लेकिन दो चीज एकदम क्लियर है कि इनडायरेक्ट एविडेंस क्लियरली सजेस्ट करता है कि तीसरी लहर मुंबई में चालू हो गई है, और दूसरी बात ये भी सजेस्ट करता है कि ये ओमाइक्रॉन की वजह से ही जा रही है, डेल्टा नहीं है इसमें। और 80% जो मामले आ रहे हैं अभी वो सब ओमाइक्रॉन रिलेटेड हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और माइल्ड डिसीज है, अस्पताल बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों को स्व सुरक्षा के बारे में ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तो सावधानी और सतर्कता से हमको बाकी हमारा जो कामकाज है चालू रखना है, और थोड़ा सा भीड़ भाड़ नहीं करना है। और इसलिए 144 सेक्शन लगाया गया है, जहाँ पे 5 से ज्यादा लोग अक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। तो लोगों के अभी हाथ में है कि इसका कितना ज्यादा फैलाव हो। शशांक सर, दो चीज़ें जिसके हम कयास लगा रहे हैं, एक तो अभी तो सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन उसके बाद कॉलेज खुलने वाले हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, और मुंबई में अभी तो हाइब्रिड मॉडल में स्कूल खुलने, कॉलेज खुलने ही वाले हैं। और दूसरी लोकल ट्रेन की बात है कि अभी तक लोकल ट्रेन शुरू हैं और वहाँ से लोगों को लग रहा है कि कई सारे केसेस आ सकते हैं। तो क्या इन पे दोनों पे जो टास्क फोर्स की अब अगली मीटिंग है, एक बड़ा फैसला हो सकता है? नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। लेकिन अभी जो भी केसेस आ रहे हैं सब हाई राइसेस और हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हैं। तो अभी जो आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर आए, उन्होंने ओमाइक्रॉन क्लस्टर आउटब्रेक्स में स्प्रेड किया है, वेडिंग्स में और फंक्शन में वो स्प्रेड हुआ है। तो अभी जो करंट केसेस जो आ रहे हैं क्लस्टर आउटब्रेक्स में, ये पूरे मिडिल क्लास के ऊपर और हायर मिडिल क्लास और रिच क्लास में आ रहे हैं। तो ये स्ट्राटा ऑफ सेक्शन में अभी तो ओमाइक्रॉन क्लस्टर आउटब्रेक या कम्युनिटी आउटब्रेक नहीं हुआ है इसमें। यदि आता है तो टाइम टू टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर निर्बंध लगाने का सोच सकता है, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर हमसे बात करने के लिए। ये थे महाराष्ट्र टास्क फोर्स के सदस्य, कोविड-19 महाराष्ट्र टास्क फोर्स के सदस्य शशांक जोशी, जिन्होंने कहा कि इस समय जब हम बात करें तो ये केसेस ज़्यादातर ओमाइक्रॉन के हैं। लेकिन अब मुंबई से बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ओमाइक्रॉन संक्रमण के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। यहाँ अब तक 238 मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है, और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। पहले के बाद मुकाबले में अभी तक देखो जितना एक्सपीरियंस है, जो लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं ओमिक्रॉन के, अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए हैं। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है। दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार ने कल येलो अलर्ट जारी कर दिया था। नए दिशा निर्देशों में मेट्रो और बसों को 50% की क्षमता के साथ ही चलने का निर्णय हुआ था, लेकिन इसने दिल्ली वासियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। आज सुबह से मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। बस से सफर करने वालों का भी यही हाल रहा, उन्हें भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा।
चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार आज दिन भर दायरे में कारोबार में दिखा और आखिर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी करीब 20 अंक गिरकर और सेंसेक्स 91 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 138 अंकों से ज़्यादा की गिरावट रही। लेकिन दिन भर बाजार में कैसी हलचल रही, बता रही हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, बाजार में दिन भर दायरे के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद गिरावट के साथ ही बाजार में आज क्लोजिंग दिखी है। निफ्टी की अगर बात करें तो 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग दिखी है। सेंसेक्स में करीब 90 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 138 अंक नीचे की क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी ने भी दी है। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें तो मेटल और बैंकिंग शेयरों ने आखिरी समय में दबाव बनाया आखिरी कुछ घंटों में, और इसके अलावा फार्मा और ऑटो शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई। फार्मा में तो हमने देखा कि लगातार तीसरे दिन था जब हम तेजी देख रहे थे, और ऑटो शेयरों में भी आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा एफएनओ में जो एंट्री वाले शेयर्स थे वहां पर भी अच्छी तेजी दिखी थी। रेन इंडस्ट्रीज में 11% की तेजी हुई, और इसके अलावा बलरामपुर चीनी और एनबीसीसी जैसे शेयर्स भी आज 2 से 3% की बढ़त आज वहां पर भी देखने को मिली है। खबरों की बात करें तो आज कोविड के बढ़ते हुए जो केसेस थे उनको लेकर कंसर्न आज बाजार में मंडरा रहा था, और दिल्ली के बाद हमने देखा कि अब महाराष्ट्र में भी सख्ती की बात की जा रही थी, और उसका असर भी कुछ जो मल्टीप्लेक्स हैं, होटल्स हैं, वहां पर देखा गया है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में टॉप पर था आज आयशर 3% ऊपर, बजाज ऑटो, सन फार्मा और डीवीज लैब, ये ऑटो और फार्मा शेयर थे जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में आज एसबीआई ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया, उसके बाद कोल इंडिया, आईटीसी और एनटीपीसी, यहाँ पर भी आज कमजोरी देखी गई है। फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स में सुबह से ही अच्छा एक्शन था। अपोलो हॉस्पिटल्स, कैडिला हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ केयर और डॉक्टर रेड्डीज, ये स्टॉक आज मजबूत थे। आईटी स्टॉक में भी लगातार जो तेजी है वो बनी हुई है, और आज के सेशन में हमने देखा एपटेक में करीब 9 से 10% की तेजी दिखी। जेंसा टेक, एचसीएल इन्फो में भी आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी तेजी आई, और इंटेलेक्ट डिजाइन भी मजबूती के साथ बंद हुए। मिड कैप गेनर्स में भी आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा वोडा आइडिया में काफ़ी अच्छा गेन दिखा। इसके बाद लॉरस लैब्स, टाटा एलेक्सी और आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती देखी गई। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज सुबह से ही कमजोरी थी डालमिया भारत के शेयर में। इसके बाद सेल, ऑयल इंडिया और जिंदाल स्टील, यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिली। और बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव के बीच गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह ने निवेशकों को लार्ज कैप पर फोकस करने की सलाह दी है। आइए सुन लेते हैं। अगर हम इसके बारे में 12 महीना पहले बात कर रहे होते तो मैं आपको काफी मिड कैप्स बताता, क्योंकि उसमें बड़ी तेजी थी और अब काफी रिस्क आ चुकी है। तो मेरा फोकस लार्ज कैप्स में है। तो अगर आपको 5 से 10 शेयर की पोर्टफोलियो बनानी है अच्छे स्टॉक्स में, तो बैंकिंग में आप आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक में फोकस रखिए। कैपिटल गुड्स में आप एल&टी में फोकस रखिए। फाइनेंशियल्स में आप एचडीएफसी लिमिटेड विच इज आल्सो अ रियल एस्टेट प्रॉक्सी, उसमें फोकस रखिए। आईटी में विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक में फोकस रखिए। और इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल में फोकस रखिए। रियल एस्टेट में डीएलएफ, ओबरॉय प्रॉपर्टीज और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में फोकस रखिए। तो ये जो 5-6 पॉकेट जो मैंने कहा, आई थिंक ये बाजार के साथ चलेंगे, और अगर बाजार स्टेडी रहा तो मेरे हिसाब से ये आउट परफॉर्म करेंगे। और एक ऐसी पॉकेट है जो मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 साल में एक रेवोल्यूशन आएगी, जो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। आई थिंक ये बहुत बड़ी थीम है। आई थिंक जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जो ईवी को सप्लाई करते हैं, मेरे हिसाब से दे कैन पोटेंशियली बी मल्टी बैगर्स। सो ईवी का थीम को राइड करना बहुत जरूरी है एज इन्वेस्टर्स, और इसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट ऑन सच अ प्लेटफॉर्म, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग थीम दैट विल बी इन प्ले। और अब बात कर लेते हैं आउटलुक 2022 की। दो 2021 में म्यूचुअल फंड सेगमेंट में किस फंड ने दमदार प्रदर्शन किया, किस फंड ने निवेशकों को बाजार के औसत से ज़्यादा रिटर्न दिया? इस साल म्यूचुअल फंड के सभी हलचल की जानकारी दे रहे हैं जयेश खिलनानी। जयेश, बताएं।
2021 काफी शानदार साल रहा है इंडिया के फंड मैनेजर्स के लिए, क्योंकि 60% से ज्यादा जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है उन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। और अगर मैं पॉपुलर कैटेगरीज की बात करूं तो काफी सारे पॉजिटिव्स निकल कर आ रहे हैं। इसमें से सबसे पहला ये कि लगभग 90% वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड जो है उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 75% से ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स ने भी अपने बेंचमार्क्स को बीट किया है और ELSS कैटेगरी का भी वही हाल है। अगर हम लार्ज कैप और मिड कैप की बात करें तो थोड़ी बहुत निराशा की बात है इसमें, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में सिर्फ 52% फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है और मिड कैप कैटेगरी में 50% से कम जो फंड्स हैं उन्होंने अपने बेंचमार्क्स को बीट किया है। इंडिविजुअल फंड्स की अगर बात करें तो जो सबसे बड़े आउट परफॉर्मेंस जिनका रहा है, जिसमें AUM 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, उसमें काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है निपॉन इंडिया की तरफ से। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन टैक्स सेवर फंड और निपॉन स्मॉल कैप फंड ये लिस्ट में फीचर करते हैं और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, जो कि आपको इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर भी ऑफर करते हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया फंड भी ये लिस्ट में शामिल है। अगर अंडर परफॉर्मिंग फंड्स की बात करें तो आदित्य बिरला हाउस में से 2 फंड्स ऐसे हैं जो ये लिस्ट में शामिल होते हैं। एक तो उनका टैक्स रिलीफ 1996 और दूसरा जो है फ्रंटलाइन इक्विटी फंड अलॉन्ग विथ DSP मिड कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड में भी स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस रहा है 2021 में। चलिए बात 2022 की। 2022 में शेयर मार्केट में कहां पर रहेगी नजर, देखते हैं क्या कहते हैं मार्केट के एक्सपर्ट। हमारा ये कहना है कि 22 में ये जो मार्केट है वो स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा। इट विल, जैसे कि आपने बोला, स्किल की जरूरत होगी उसमें, स्टॉक पिकिंग में, और पिछले 26 साल से हम तो यही करते आए हैं हीलियोस में, तो इसलिए हमें तो लगता है कि हमारे लिए तो अच्छा ही है। पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो इतने तजुर्बे वाले नहीं है, उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा संभल के रहना चाहिए कि इतना अच्छा रिटर्न तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। हमें लग रहा है कि पहला हाफ इनबाउंड रहेगा और रेंज बाउंड मार्केट में तो आपको खैर आपके स्किल ही काम आएंगे। अगले उसके बाद के मार्केट में तो देखते हैं कैसे ये पेंडेमिक चलता है, होपफुली फेड आउट हो जाएगा तो मार्केट भी थोड़ा वापस तेजी में आ जाएगा। 2022 में स्किल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन देखिए लक तो सब जगह चाहिए। तो हम 2020 में भी काफी लकी रहे एज अ मार्केट, एज अ कंट्री, और 2021 में भी एज अ मार्केट काफी लकी रहे। तो लक का रोल तो हमेशा रहेगा ही। जो वैल्यूएशन जो कंफर्ट थी 2020 और 2021 में, वो कंफर्ट थोड़ी कम हुई है। मुझे ये लग रहा है कि जो 2022 में जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ग्लोबल व्यू लेके रखा था और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्लोबल मार्केट्स में करी थी, और परफॉर्मेंस भी यूएस मार्केट ने बहुत अच्छी दी है। इंडिया ने भी अच्छा किया, लेकिन यूएस मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। उससे मुझे लग रहा है अटेंशन इंडिया पे ज्यादा आएगा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिस तरह से कॉन्फिडेंस बनाए रखे हैं बाजार में, तो मुझे लगता है इंडिया के लिए जो बैकड्रॉप है अच्छा बन रहा है। It looks like a pretty decent year ahead if you look even in terms of the headline numbers as we sit today. I mean, given the news on virus and this and that, one never knows. Big risk is not there as far as the headline numbers for the markets are concerned. There are risks elsewhere, which is more to do with the macroeconomic front. I mean, I see risks on currency, inflation. Those risks are there for India. 2022 में हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना है, क्योंकि 2021 एक ड्रीम रन रहा है। अगर आप पिछले 1-1.5 महीने की मूवमेंट को हटा दें तो आई थिंक एक बहुत क्लीन सी अप ट्रेंड थी। मार्केट ने 10% का करेक्शन भी नहीं देखा, सारे स्टॉक्स चल रहे थे। अक्टूबर के महीने में एक ऐसा सिनारियो था कि हर कोई शेयर मार्केट में चला है, और अब जो पिछले 6 हफ्तों में हुआ है, मार्केट एक थोड़ी सी रियलिस्टिक हो गई है। सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो डिस्काउंटेड हो चुके हैं। सो मार्केट यहाँ से चलेगा, बट वैसे पेस की तरह नहीं चलेगा, और आई थिंक फोकस अब वापस लार्ज कैप्स में चली गई है। चलिए स्वदेश खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बड़ी सख्ती से पालन करते रहें।